मुगल काल की भू राजस्व प्रणाली वास्तव में अकबर की भू राजस्व प्रणाली मानी जा सकती है। आपको याद होगा 1526 में बाबर ने मुगल काल की स्थापना की, मुगल शासन की स्थापना की। मात्र 4 वर्ष के शासन में बाबर से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह किसी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करे और उसको मजबूती दे। उसके बाद हुमायूं आए 1530 में और दुर्भाग्य से वे पूरे समय लड़ाई में व्यस्त रहे और अंततः उन्हें शेर शाह सूरी ने पराजित भी किया 1540 में। और फिर शेर शाह आए। शेर शाह सूरी स्वयं 5 वर्ष शासन किए, लेकिन इन 5 वर्षों में उसने एक बहुत अच्छी व्यवस्था सभी क्षेत्र में स्थापित की और इसीलिए शेर शाह के काल को एक बहुत महान काल माना जाता है, यद्यपि वह केवल 5 वर्ष का था। शेर शाह के बाद करीब 10 वर्ष का काल ऐसा रहा जब लड़ाई झगड़े हुए और अंततः हुमायूं 1555-56 में भारत वापस आने में और अपने मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करने में सफल हो गया, लेकिन दुर्भाग्य एक ही वर्ष रहा। इसके बाद अकबर आए और जैसा मैंने कहा पूर्व में, अकबर के द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और भूमि कर व्यवस्था, यही मूल रूप से मुगल कालीन व्यवस्था कही जा सकती है। तो हम थोड़ा मुखातिर होते हैं कि इस समय की भू राजस्व प्रणाली कैसी थी। साम्राज्यवादी शरीर यदि हम बात करें तो साम्राज्य रूपी शरीर में वित्त या पैसा वही तो मेरुदंड है। बिना भूखे भजन न होई गोपाला। पैसा हो तो शासन अच्छा चलेगा, परिवार भी अच्छा चलता है। तो अकबर जब आए तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बहुत कम जमीन शासन की थी। अधिकतर जमीन जो थी वह जमींदारों आदि में वितरित कर दी गई थी, बांट दी गई थी, नीलामी लगा दी गई थी और शासन की अपनी भूमि, जिसे खालसा भूमि कहते हैं, वह बहुत कम थी। इसके साथ उससे बड़ी तकलीफ ये थी कि राजकोष में धन भी बहुत कम था। आखिर क्यों न हो, अकबर के पहले का पूरा काल हुमायूं ने युद्ध और युद्ध और युद्ध उसमें ही निकाल दिया था। उसके खर्च बहुत रहे होंगे, तो निश्चित रूप से राजकोष भी खाली था। तो अकबर के आने के बाद उसका जहां एक मुख्य कार्य था अपने साम्राज्य को मजबूत करना, उसके आधार को मजबूत करना, वहीं दूसरा कार्य था आर्थिक व्यवस्था करना। राजकोष का खजाना कैसे भरें, इसके लिए उसको एक बहुत सोच समझ के कुछ तरीके अख्तियार करने थे। अकबर के द्वारा जो वित्त व्यवस्था बनाई गई, अंततः वह बड़े वैज्ञानिक तरीके से और एक सुनिश्चित आधार पर बनाई गई प्रणाली मानी जाती है। अकबर की जो प्रणाली थी, इसको लगभग सभी लोगों ने, सभी इतिहासकारों ने, सभी आर्थिक वेताओं ने इसको सराहा है, इसकी प्रशंसा की है। यहाँ तक कि अकबर के बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी आए, मोटे तौर पर उन्होंने लगभग यही प्रणाली अंत तक जारी रखी और यही प्रणाली अंत तक बनी रही। तो आखिर क्या थी ये प्रणाली? अकबर ने सबसे पहले जब वो शासक बना, उसके उपरांत सबसे पहले उसने जो खालसा भूमि थी उस पर अपनी पकड़ सुनिश्चित करना सुनिश्चित किया और जो बहुत थोड़ा अंश वैसे ही था और इसलिए अर्थव्यवस्था पर तो उसने सबसे पहले अपनी नज़र डाली और 1563 में, 1556 में तो आया था, 1558 में उसकी लड़ाई भी हुई और स्वयं एक बहुत छोटा 15 वर्षीय सम्राट था।
तो 1563 में उसने सबसे पहले एक व्यक्ति को एक अधिकारी बनाया जिसका नाम था अनमाद खान। अनमाद खान को उसने संपूर्ण खालसा भूमि का चार्ज दिया, सारी खालसा भूमि की जिम्मेदारी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खालसा भूमि से आने वाला कर बना रहे, खालसा भूमि का क्षेत्रफल और कम ना होता जाए, बल्कि उसमें वृद्धि के उपाय करने के बारे में उसने चर्चा की। इसके बाद ये जो खालसा भूमि थी, जो मूल रूप से दिल्ली, आगरा और लाहौर का कुछ हिस्सा, एक भाग लाहौर का, यहीं तक सीमित थी और इस प्रकार ये बहुत थोड़ा क्षेत्र था। इस भूमि को देखने के लिए उसने जहां अनमाद खान को अधिकारी नियुक्त किया, उसके मातहत उसने एक और अधिकारी नियुक्त किया सहायक के रूप में, जिसका नाम था टोडरमल, राजा टोडरमल। और यहीं से शुरू होती है टोडरमल के आर्थिक बंदोबस्ती की कहानी। टोडरमल नस्क या कनकूत प्रणाली जिसे कहते हैं, नस्क प्रणाली या कनकूत प्रणाली, जो लगान कलेक्शन की प्रणाली कहलाती है, उसको उसने लागू किया। और जिसमें ये था इस प्रणाली में कि ग्रामीण लोगों से जो कर तय करने का आधार था, उसको ज़मीन में कितनी पैदावार हुई या होती है, ये मोटा मोटा तय कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए एक खेत में कितनी फसल हुई या होती है, उसका एक औसत निकाल लिया जाता था, और उसके बाद कितनी पैदावार इसमें निकलती है, इसका औसत निकालने के बाद फिर उसमें सरकारी हिस्सा कितना होगा कर के रूप में ये तय किया जाता था। इसे कहते हैं नस्क प्रणाली या कनकूत प्रणाली। तो इस प्रकार यहाँ से टोडरमल ने वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के प्रयास प्रारंभ किए और उसका जो अधिकारी था अनमाद खान, वो बना रहा। 1570-71 में टोडरमल, जो तत्कालीन एक तरीके से वित्त मंत्री था और अकबर के दरबार का एक महत्वपूर्ण अंग था, उसने नस्क प्रणाली को त्याग दिया। नस्क प्रणाली टैक्स कलेक्शन की एक प्रथा थी जो पूर्व से चली आ रही थी, उसने उसको हटाया और उसके बाद उसने जो नई प्रथा लाई, मोटे मोटे तौर पर वही प्रथा आज भी जारी है, और वह सिस्टम जो था वह आधारित था नाप जोख पर, यानी भूमि की वास्तविक नाप जोख करवाई जाए और वास्तविक नाप जोख करवाने के बाद भूमि की क्वालिटी को देखकर, मृदा की क्वालिटी को देखकर तय किया जाए कि इस क्षेत्र से, इस भूभाग से, खेत के इस टुकड़े से किसान कितना कर देगा। असल पैदावार को आंक कर निर्धारित किया, यानी पिछले कई सालों की फसल देखी गई कि इस क्षेत्र में, इस जमीन में जिसकी लंबाई चौड़ाई वास्तव में इतनी है, उसमें इतना खाद्यान्न उत्पन्न होता है और इसका औसत ये है। तो औसत के आधार पर तय कर दिया जाता था कि कितना कर इस प्रणाली में देना है। असल पैदावार को आंक कर निर्धारित किया गया और ये प्रणाली बहुत सफल सिद्ध हुई। ये प्रणाली 10 वर्षों तक चली और एक ही बार में इसे 10 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया। संभवतः इसीलिए इसे 10 साला के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो प्रणाली थी जिसमें एक बार यदि कर तय हो गया, राजस्व कर, तो वह अगले 10 वर्ष तक के लिए लागू था। किसान इस बात की अनिश्चितता में नहीं रहता था कि अगले वर्ष कितना कर होगा, पता नहीं, अगले वर्ष फिर ये अधिकारी आएंगे, राजस्व अधिकारी आएंगे, फिर नए तरीके से कर का आकलन करेंगे और तब जाके कर होगा। ऐसी चिंताओं से किसान अब मुक्त हो गए थे, बरी हो गए थे। मैंने आईने 10 साला का जिक्र किया है। जरा देखें कि आईने अकबरी 10 साला पर क्या कहता है।
आयने अकबरी से पता लगता है कि 1582 में अकबर ने टोडरमल को, जैसा मैंने बताया कि 1570 में टोडरमल एक बहुत शक्तिशाली मंत्री हो चुका था, लेकिन अब 1582 में उसे दीवान ए अशरफ बना दिया गया। दीवान यानी सर्वोच्च अधिकारी, भूमि विभाग का अध्यक्ष, दीवान ए अशरफ बना दिया गया 1582 में। टोडरमल ने इस पद को संभालने के बाद एक तरह का आज्ञा पत्र, जिसे कह सकते हैं, वह जारी किया, जिसे कहते हैं आईने 10 साल का। उसने सभी जो खेती की जमीन थी उसकी नाप जोख कराई, जैसा मैंने पहले भी कहा है, और वास्तविक नाप जोख कराई। ऐसा भी नहीं कि अंदाज से उसने मौखिक रूप से किसानों से पूछा और नाप जोख मान लिया गया, नहीं, उसने वास्तविक रूप से उसकी नाप जोख कराई। माप की जो इकाई थी वो सिकंदर लोदी के समय जो इकाई ली जाती थी उसे ही जारी रखा, यानी गज का सिस्टम। गज मतलब 41 अंगुल या 33 इंच। तो ये सिकंदर लोदी के समय जो प्रथा थी, मुगल काल के पहले के जो दिल्ली के शासक थे सल्तनत वंश के, उनके द्वारा जो गज की प्रथा लागू की गई उसे ही इस नाप के रूप में ले लिया। और 33 इंच गज की नाप में जरीब का इस्तेमाल होता था। जरीब यानी इसमें एक तरीके से रस्सी का प्रयोग होता था जो गर्म मौसम में बढ़ जाती थी और ठंड में सिकुड़ जाती थी। ये तो इसकी खामी थी, लेकिन फिर भी एक काफी कुछ वास्तविक उत्पादन का अंदाज हो जाता था। ये जो सन की रस्सी होती थी, इसे सन की रस्सी कहते हैं। ये सन की रस्सी की दिक्कत को देखते हुए, इसके सिकुड़न और इसके वार्धक्य को मौसम के अनुसार बदलते उसको देखते हुए एक और सुधार किया गया, और वह क्या था? अकबर के द्वारा सन की रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब लागू की गई। बांस की जरीब यानी नापने का जो यंत्र होता था वे बांस हुआ करते थे, और बांसों को जोड़ दिया गया था लोहे की जंजीर से। परिणाम क्या हुआ कि अब उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जो सिकुड़न और जो उसमें जो वार्धक्य होता था मौसम का, वह न्यूनतम हो गया। ऐसा नहीं कि लोहे बढ़ते नहीं, बढ़ते पर बहुत ही कम। तो अब ये जो अकबर ने सन की रस्सी के स्थान पर बांस की जरीब चालू की, जो एक तरीके से लोहे की जंजीर की तरह है। क्षेत्रफल की लंबाई बीघा में थी। बीघा यानी 60 गज गुणा 60 गज, अर्थात 3600 वर्ग गज के बराबर एक बीघा। और गज प्रथा सिकंदर लोदी के समय से आई। तो इस प्रकार ये पैमाना बिल्कुल तय था, यूनिट भी तय कर दिया गया। आईने अकबरी में तो लिखा है कि सम्राट ने भूमि कर संबंधी दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया और समझदारी ये की कि उसने एक बार नाप जोख की कड़ी मेहनत की, कड़ी मशक्कत की, सुनिश्चित किया कि वास्तविक नाप जोख हो, और सन की रस्सी के बदले लोहे की जंजीरों से उसने नाप जोख करके उसमें और सुधार लाया। और सबसे बड़ा सुधार ये कि उसने यह जो कर निर्धारण था वह 10 वर्ष के लिए कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसमें बुद्धिमानी थी। इस प्रकार लोग संतुष्ट हो गए और सम्राट के प्रति आभारी भी हो गए, और इसीलिए किसान, जमींदार आदि सम्राट के प्रति आभारी रहे। अकबर के गद्दी पर बैठने के 15वें वर्ष में से लेकर 24वें वर्ष तक के काल के कुल भूमि का कर का जोड़ लगाकर उसका 10वां भाग वार्षिक कर के रूप में लिया जाने लगा। यानी अब आप सोचिए कि अकबर ने सुनिश्चित कर दिया कि 10 साल का औसत लिया जाएगा, और ये औसत कब तक? अकबर के 24वें वर्ष तक का नाप। अकबर का 24वां वर्ष यदि हम जोड़ें तो
1556 में 24 जोड़ा तो 1580। 1580 के पहले के 10 वर्ष का आंकड़ा लिया गया हर जमीन का, और उस आंकड़े के आधार पर औसत निकालकर उसका 10वां भाग वार्षिक भूमि कर के रूप में लिया जाने लगा। भूमि का वर्गीकरण। हर जमीन अलग अलग तरह की होती है, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से अलग हो, चाहे जलवायु की दृष्टि से अलग हो, चाहे वो मृदा सॉइल की दृष्टि से अलग हो, या अन्य कुछ कारण हो, उसकी जो धरातल की दृष्टि से अलग हो, आदि आदि। तो भूमि का वर्गीकरण उसने किस आधार पे किया, यानी लगान का जो उसने जो कर आदि का जो उसने निर्धारण किया, उसके आधार क्या थे। तो सबसे पहले तो उसने भूमि को बांटा, और बांटने का आधार था उसका उपजाऊपन, उसकी उर्वरा शक्ति। बांटने में सबसे पहले उसने जो आईने अकबरी जो पुस्तक है, जिसमें जो अबुल फजल ने लिखी है, जिसका जिक्र बारंबार हो रहा है, उसमें बड़ा साफ लिखा है कि भूमि को मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया। पहला पोलज। पोलज यानी प्रथम श्रेणी की जमीन, फर्स्ट क्लास लैंड, A1 जमीन। ये जमीन जो थी सर्वाधिक उपजाऊ जमीन मानी जाती थी। ऐसा खेत, ऐसा क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो, जहाँ पे वर्ष में 2 या उससे ज़्यादा फसल निकाली जा सकती हो, और उसके साथ ही उसमें अधिकतम कर मिले, ऐसी जमीन को उसने नाम दिया पोलज। दूसरी श्रेणी थी परती जमीन। परती जमीन वो जहाँ पर 2-3 वर्ष में जमीन उपजाऊ हो पाती थी। एक फसल निकली, फिर 2-3 वर्ष तक समय लगता था उस जमीन की उर्वरा शक्ति को वापस लाने में। आज के जैसा तो वैज्ञानिक तरीके से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, वो तो उस समय थी नहीं। तो उस समय प्रकृति पर ही या प्राकृतिक तरीकों पर ही निर्भर होना पड़ता था जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए मिट्टी को पलटना, खेत चलाना, हल चला के मिट्टी को पलटना, उन्हें पर्याप्त धूप देने की व्यवस्था करना, खाद आदि तैयार करना, आदि आदि। तो इस प्रकार ये जो दूसरी श्रेणी थी, जिसे हम बोलते हैं परती, ये 2-3 वर्ष के पश्चात खेती के लायक होती थी, और फिर उसके बाद इसमें जो उर्वरा शक्ति आने के बाद फिर खेती होती थी। तीसरी श्रेणी थी छच्चर। छच्चर श्रेणी, तीसरी श्रेणी, जैसे परती में 2-3 वर्ष, तो छच्चर में 3 से 5 वर्ष। ऐसी जमीन जो और भी कम उपजाऊ थी और उसकी उर्वरा शक्ति को वापस लाने में 4 से 5 वर्ष लग जाएं, 3 से 5 वर्ष लग जाएं, ऐसी जमीन कहलाती थी छच्चर। कृषि योग्य बनने में इसमें बहुत मेहनत लगती थी, बहुत समय लगता था, और इसलिए ये ज़मीन जो है 3 से 5 वर्ष के लिए छोड़ दी जाती थी और केवल मिट्टी पलटते रहते थे, और उसके बाद फिर खेती होती थी। तो पोलज, पराती, छच्चर। चौथी है बंजर भूमि। ये सबसे निम्न कोटि की जमीन मानी जाती थी, सबसे कम उपजाऊ, लगभग मरुभूमि की जैसी, और 5-6 वर्ष तक इसको खाली रखना पड़ता था इसकी उर्वरा शक्ति को वापस लाने के लिए। पहली 3 श्रेणियों की जमीन के बारे में यदि बात करें तो इनकी पहले औसत पैदावार निकाली जाती थी, फिर इसके बाद पिछले 10 वर्षों की औसत पैदावार के आधार पर फसल की प्रति बीघा पैदावार का औसत निकाला जाता था। मैं पुनः दोहरा दूं कि पहले तो औसत पैदावार, और वो भी कैसे, पिछले 10 साल के आधार पे प्रत्येक तरह की फसल का प्रति बीघा पैदावार का औसत,
और जो सरकार थी वो उस औसत का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लेती थी। बाद में इसे कुछ मुगल शासकों ने आधा हिस्सा लेना शुरू किया, लेकिन अकबर की जो बंदोबस्ती व्यवस्था थी, टोडरमल की जो व्यवस्था थी, उसके तहत 1/3 हिस्सा कर के रूप में सरकार लेती थी औसत का। सभी विवरण, ये जो जितनी भी बातें हैं, जितने भी समझौते वाली बातें होती थी किसान और जमींदार के बीच में, किसान और राज्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी के बीच में, इसे पटवारी के कागजों में लिख दिया जाता था, अंकित कर दिया जाता था। प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का पट्टा भी दिया जाता था और जो बड़े बड़े जमींदार थे, उच्च वर्ग के जमींदार, इन्होंने तो बड़ी बड़ी भूमि के बहुत सारे पट्टे ले लिए थे। लगान 10 वर्षों के बाद औसत के अनुसार नगद में लिया जाता था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्पादन या खाद्यान्न के रूप में नहीं, बल्कि नगद के रूप में लगान का कलेक्शन होता था और ये टोडरमल की 10 साला भूमि व्यवस्था कहलाती है, या उसे जब्ती व्यवस्था भी कहते हैं, और सबसे सरल इसे टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसको लागू टोडरमल ने किया था। भूमि कर की राशि वित्तीय रुचि, कानूनगो या पटवारी द्वारा रखे गए लेखे जोखे के आधार पर अमल गुजार या अमाल या सहायक अमल गुजार, ताकि और दूसरे कुछ अधिकारी, ये जो नियुक्त किए जाते थे, ये लोग इकट्ठा करते थे। पोलज एवं परती भूमि से सामान्यतया उपज का 1/3 हिस्सा वसूल किया जाता था। पोलज और परती भूमि यानी पहली और दूसरी श्रेणी की जमीन से 1/3 भाग। भू राजस्व की दर, भू राजस्व की दर की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि अकबर के काल में राजस्व को नगद के रूप में लेते थे, नगदी के रूप में प्राप्त करते थे, और इसी उद्देश्य से उनमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए नगद भूमि कर की सूची तैयार कराई गई, जिन्हें दस्तूर कहते हैं। तो दस्तूर क्या है? एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता था जिसमें नगद भूमि कर, किसान का विस्तृत विवरण और उसके द्वारा की गई जमीन में खेती की एवज में दिए जाने वाले कर का उल्लेख होता था। इसे दस्तूर कहते थे। प्रत्येक दस्तूर में सभी तरह के अनाजों के प्रचलित भावों का लेखा जोखा भी रहता था। साल में 2 बार कर एकत्रित करने का प्रावधान था। पहला, जब रबी की फसल कटने का समय हो जाए, उसकी कटाई होने का समय हो जाए, रबी की फसल की कटाई, रबी की फसल यानी शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है, उसके जब कटाई का समय हो, उस समय कर एकत्रित किया जाता था। और दूसरा, खरीफ की फसल तैयार होने पर, खरीफ यानी गर्म में, ग्रीष्म काल में लगाई गई फसल जो है, अप्रैल मई जून की फसल, वो जब तैयार हो जाती थी, तैयार होने के बाद उस पर जो कर लगता था वह एकत्रित किया जाता। तो इस प्रकार कर दो साल में 2 बार उसकी होती थी। और इन को तैयार करने के बाद माल गुजारी एकत्रित करने के लिए जो परगना या जिला क्षेत्र जिसे कहते हैं, वहाँ पर अलग अलग सरकारी अधिकारी रहते थे, जिनका नाम होता था आमिल या अमल गुजार। आमिल या अमल गुजार, इस नामों से अधिकारी पदस्थ थे, जिनका काम था माल गुजारी एकत्रित करना। गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम भी कहते हैं, वह कोटवारों की मदद से कानूनगो, कोटवार, पटवारी, फौजदार ऐसे और विविक्की, कानूनगो, पटवारी, फौजदार, विविक्की, इन लोगों की मदद से वह जो अधिकारी आते थे उनकी सहायता करते थे, ये टैक्स कलेक्शन में, कर के संचयन में।
इसके पश्चात ये तरीका जानने के बाद हम पुनः उस बात पर जाएं जो मैंने शुरू में आपको कही थी कि शेर शाह सूरी ने अपने 5 वर्ष के काल में, बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े साम्राज्य में उसने कई ऐसी आधारभूत व्यवस्थाएं दी जिसका अनुपालन लगभग शब्द ब शब्द अकबर ने अपने काल में किया। उसका पूरे की पूरी व्यवस्था को उसने अपने में समायोजित कर लिया था। उसमें यह कर व्यवस्था भी थी, लेकिन अकबर ने पाया कि शेर शाह सूरी के काल में 2 अतिरिक्त कर किसानों को देने होते थे। पहला कर कहलाता था जरीवाना और दूसरा था महासिलाना। जरीवाना, महासिलाना। जरीवाना कर यानी वो कर जो उनको दिया जाता था जो लोग जमीन का सर्वे करने के लिए जाते थे, जो लोग खेत खेत घूमकर जमीन का सर्वे करते थे, वहाँ का उपजाऊ शक्ति के बारे में, वहाँ के उत्पादन की जानकारी, क्षेत्रफल की जानकारी, खेत की और ऐसी जानकारियाँ एकत्रित करने का जो काम करते थे और उसके बाद लगान तय करने का जो काम करते थे। इन लोगों को 2.5 से 5% हिस्सा उस कराधान का किसानों द्वारा देना होता था सर्वे के लिए, सर्वे की एवज में, उस सेवा के बदले में। तो जरीवाना एक कर था। दूसरा, जैसे मैंने बताया, महासिलाना कर, ये वो कर था जो उनको देते थे किसान जो लोग टैक्स कलेक्ट करने जाते थे। कर एकत्रित करने के लिए जो लोग जाते थे उनको भी 2.5 से 5% के बीच अतिरिक्त कर किसानों को देना पड़ता था, किसानों द्वारा उन्हें देना पड़ता था। एक तरीके से ये कर एक अतिरिक्त भार था किसान पर, और इसलिए अकबर ने आते ही सबसे पहले जब ये व्यवस्था लागू की तो उसने एक कार्य सुनिश्चित किया कि ये जो जरीवाना और महासिलाना जो कर हैं जो किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल रहे हैं उसे हटा दिया। आखिर उसने अधिकारी तो नियुक्त किए थे जिन अधिकारियों को अन्य स्रोत से उनके अपने कार्य के एवज में उन्हें तनख्वाह या अन्य सुविधाएं मिलती थी। तो अकबर ने किसानों पर ये अतिरिक्त कर का दबाव खत्म कर दिया और साथ ही उसने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया कि किसानों से नरम व्यवहार किया जाए। यानी अकबर के लिए किसानों का हित उसकी सोच का एक अभिन्न हिस्सा था।